नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उस नज़र से नहीं देखते जिससे देखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बुलिंग की, लेकिन एक हेल्थ क्राइसिस के तौर पर। जी हाँ, ये सिर्फ स्कूल के प्लेग्राउंड की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सीरियस है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये पूरे डिस्कशन का सार है। स्कूलों में बुलिंग सिर्फ एक व्यवहारिक मुद्दा नहीं है, ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। ये एक लाइन पूरे नैरेटिव को बदल देती है। ये इसे एक मामूली डिसिप्लिन प्रॉब्लम से उठाकर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लेवल पर ले आती है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मानवीय कीमत की। और ये सिर्फ फीलिंग्स हर्ट होने की बात नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। और दुख की बात यह है कि कई बार ये जिंदगी भर के लिए रह जाता है। ये जो मामले हम देख रहे हैं, ये सिर्फ अखबार की हेडलाइंस नहीं हैं, ये असल जिंदगियों की कहानियां हैं। उन बच्चों की जिन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन शायद उनकी आवाज सुनी नहीं गई। सोचिए, एक 9 साल की बच्ची, एक 14 साल का लड़का और एक 16 साल का स्टूडेंट। ये अलग अलग मामले नहीं हैं, ये एक बड़े सिस्टमैटिक क्राइसिस के बहुत ही दर्दनाक संकेत हैं। और इसीलिए हमें अपना नजरिया बदलना ही होगा। ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य का आपातकाल है, एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी। जब कोई बच्चा लगातार इस टॉर्चर से गुजरकर टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तो ये कोई शरारत नहीं है, ये एक मेडिकल क्राइसिस है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक इमोशनल चीज है या इसका कोई फिजिकल असर भी होता है। चलिए, अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि बुलिंग हमारे दिमाग और शरीर को असल में कैसे बदल देती है, और इसके सबूत मेजरेबल हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर तो इसका असर तबाह कर देने वाला हो सकता है। भयंकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन के लक्षण, सेल्फ एस्टीम का पूरी तरह से खत्म हो जाना। बच्चे खुद को सबसे अलग कर लेते हैं, इमोशनली सुन्न हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये उन्हें सुसाइडल थॉट्स या खुद को नुकसान पहुंचाने तक धकेल सकता है। तो ये सब शरीर पर कैसे असर डालता है? देखिए, हमारे शरीर में एक तरह का स्ट्रेस सिस्टम होता है जिसे HPA एक्सिस कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। अब सोचिए, जब किसी को लगातार बुली किया जाता है तो ये सिस्टम लगातार ऑन रहता है। ये ओवरड्राइव में चला जाता है और एक पॉइंट के बाद कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। और जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है? हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल, उसका पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। शरीर में एक हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और यही इन्फ्लेमेशन आगे चलकर लंबी लंबी बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है। और कई बार जब बच्चे अपनी परेशानी शब्दों में नहीं कह पाते, तो उनका शरीर बोलने लगता है। लगातार सिर दर्द, पेट में दर्द, हर वक्त थकान महसूस होना, ये सिर्फ बहाने नहीं होते, ये असल में इमोशनल डिस्ट्रेस के फिजिकल सिग्नल हैं। शरीर की चीख है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। अब इस क्राइसिस को ठीक से समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा, विक्टिम और बुली, यानी पीड़ित और धमकाने वाला। मजे की बात यह है कि दोनों ही किसी न किसी तरह के संकट में होते हैं, बस उसे जताने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ विक्टिम है जो अपने इमोशनल दर्द को अंदर ही अंदर झेलता है, जो बाद में एंग्जाइटी और फिजिकल सिम्टम्स में बदल जाता है। दूसरी तरफ बुली है जो अपनी अंदरूनी परेशानी को गुस्से या एग्रेशन के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मदद की जरूरत दोनों को है। हाँ, उनके लिए मदद के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर कौन है? जाहिर है, पेरेंट्स और टीचर्स। लेकिन विडंबना देखिए, अक्सर वो खुद एक ऐसे सिस्टम में फंसे होते हैं जहां उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, और आपसी समझ की कमी के चलते कोई असरदार कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा टीचर्स के बारे में सोचिए। वो अपने स्टूडेंट्स की केयर करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक तरफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी है और दूसरी तरफ कई बार पेरेंट्स का ही विरोध झेलना पड़ता है। वो सचमुच बीच में फंस जाते हैं। और पेरेंट्स का रिएक्शन ये भी बहुत अलग अलग होता है। विक्टिम के पेरेंट्स वो परेशान होते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुली के पेरेंट्स अक्सर डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं या मानने को ही तैयार नहीं होते। और ये इनकार, ये डिनायल किसी भी सल्यूशन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो काफी कॉम्प्लेक्स है,
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं सॉल्यूशंस की, ऐसे एक्शन ओरिएंटेड, हेल्थ फोकस तरीकों की जिनसे स्कूल और समाज मिलकर एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। स्कूलों को एक मल्टी स्टेप अप्रोच अपनानी होगी। पहला, सारे स्टाफ के लिए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड ट्रेनिंग, ताकि वो बच्चों के बर्ताव के पीछे की वजह समझ सकें। दूसरा, स्कूल में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का होना बेहद ज़रूरी है। फिर एक मजबूत एंटी बुलिंग पॉलिसी बनाना और उसे सख्ती से लागू करना। साथ ही पीयर सपोर्ट सिस्टम बनाना और हर बच्चे की मेंटल वेलबींग को ट्रैक करने के लिए एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम होना। ये सब मिलकर एक सेफ माहौल बना सकते हैं। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। सबसे पहले तो इस मुद्दे के मेंटल हेल्थ असर को समझने के लिए वर्कशॉप्स अटेंड करें। बच्चे के लिए प्रोफेशनल थेरेपी की जरूरत पड़े तो हिचकिचाए नहीं, स्कूल के साथ मिलकर एक सेफ्टी प्लान बनाएं। और सबसे जरूरी, घर पर एक ऐसा माहौल दें जहां बच्चा अपनी फीलिंग्स को बिना डरे शेयर कर सके। और आखिर में बात आती है पॉलिसी मेकर्स की। अगर हमें एक स्थायी बदलाव चाहिए तो बड़े लेवल पर एक्शन लेना होगा। हर स्कूल में ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ स्टाफ को मैंडेटरी करना होगा। पूरे देश में एंटी बुलिंग प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करना होगा। बुलिंग के डेटा को पब्लिक हेल्थ के डेटा में शामिल करना होगा ताकि इसे ट्रैक किया जा सके। और बड़े बड़े अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे ताकि लोग बुलिंग को एक हेल्थ इशू के तौर पर देखें। तो आखिर में हम बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर बुलिंग वाकई एक हेल्थ क्राइसिस है तो क्या हमारे स्कूल इस क्राइसिस से निपटने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर तैयार हैं? क्या वो हमारे बच्चों के लिए फर्स्ट एड सेंटर बनने के लिए इक्विप्ड हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।